गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है हमारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम कवर करने वाले हैं सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला कोई भी लेक्चर वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो जो हमारा सबसे पहला सेक्शन है यानी कि सेक्शन नंबर 1, वो कहता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी कि ये जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं इसको क्या कहा जाएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और ये आया है हमारा 1872 में, इसलिए इसका ईयर इसके साथ है। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटेंट, यानी कि कहाँ कहाँ पर ये लागू होता है। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, यानी कि पूरी इंडिया में ये लागू होगा। एंड इट शेल केम इन द फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सेप्टेम्बर 1872। ये चीज़ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि इसकी इनेक्टमेंट डेट और इन्फोर्समेंट डेट दोनों अलग अलग है। तो ये जो इन्फोर्समेंट डेट है वो है 1 सितंबर 1872, यानी 1 सितंबर से ये हमारा पूरे इंडिया में लागू हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट इज सेविंग क्लॉज, नथिंग हेयरिन कंटेन शेल अफेक्ट द प्रोविज़न ऑफ एनी स्टैचू। यानी कि इस एक्ट में जो कुछ भी है वो किसी भी स्टैचू, एक्ट, रेगुलेशन या फिर किसी को भी कैंसिल आउट नहीं करेगा, उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन नंबर 2, यानी कि हमारा इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इसमें हमारा सेक्शन 2 का क्लॉज ए क्या कहता है, प्रपोजल के बारे में हमें समझाता है। ठीक है। प्रपोजल क्या होता है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। अब यहाँ पर एब्सटेन एक वर्ड आया, एब्सटेन का मतलब होता है, एब्सटेन जो हमारा वर्ड है इसका मतलब होता है मना करना। ठीक है। यानी कि कुछ करने या कुछ ना करने की। So, when a person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent, यानी कि सामने वाले की मंजूरी of the other person to such an act or abstinent, he is said to make a proposal। यानी कि कोई पर्सन A है, उसने पर्सन B को कुछ करने या ना करने के लिए कुछ बोला, सामने एक ऑफ़र रखा, तो उसने उसको क्या बनाया, प्रपोज़ल। अब इसको वो प्रपोज़ल नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं, प्रपोज़ल मीन्स, ठीक है, प्रस्ताव रखना। ओके। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस या प्रॉमिस। एक्सेप्टेंस या प्रॉमिस क्या होता है, ठीक। सो व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज़ मेड, यानी कि पर्सन बी जिसको प्रपोजल दिया गया था, जब वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको क्या कहा जाता है, एक्सेप्टेंस। और जब ये हमारा प्रपोजल और एक्सेप्टेंस साथ में मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक प्रॉमिस। यानी कि ए ने बी को बोला कि भाई तू ये फ़ोन ख़रीदेगा क्या, मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है तो वो ख़रीदेगा क्या। बी ने बोला ठीक है मैं ख़रीद लूँगा, इतने पैसे में मेरे को दे देना। तो जब इसने एक ऑफ़र किया, इसने उसको एक्सेप्ट किया, तो इन दोनों का मिलकर के क्या बन गया, प्रॉमिस। ओके। नेक्स्ट इज हु इज़ प्रॉमिसर एंड हु इज़ प्रॉमिसी। तो जो पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज़ कॉल्ड द प्रॉमिसर, यानी कि ए जो पर्सन प्रॉमिस कर रहा है सामने वाले को, मतलब कि मेकिंग द प्रॉमिस, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, प्रॉमिसर। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज़ कॉल्ड द प्रॉमिसी। यानी कि जो प्रपोजल बी को दिया गया है उसने वो एक्सेप्ट किया है तो वो क्या हो गया, प्रॉमिसी। ठीक है। ए इज़ प्रॉमिसर, जो प्रॉमिस कर रहा है यानी कि जो प्रपोजल दे रहा है वो होगा प्रॉमिसर, और जो जिसने जो हमारा प्रपोज़ल है वो एक्सेप्ट किया है वो होगा प्रॉमिसी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज़ क्लॉज डी विच इज़ कंसिड्रेशन। कंसिड्रेशन हमने पहले भी काफ़ी बार पढ़ा है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, यानी कि प्रॉमिसर कौन था, अभी बताया था ए, यानी कि जो प्रपोज़ल दे रहा है उसकी डिज़ायर पे द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, प्रॉमिसी यानी कि बी जिसने एक्सेप्ट किया प्रपोजल, वो या फिर कोई भी अदर पर्सन हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग और promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise। यानी कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हैज़ डन, इसको सिंप्लीफाई करके पढ़ते हैं, हैज़ डन और एब्सटेन्ड, orders और abstains
promises to do और abstain from doing, यानी कि जब कोई भी इंसान प्रॉमिस या फिर कोई भी अदर पर्सन कुछ करने पास्ट लाइफ में या ना करने, प्रेजेंट में कुछ करने या ना करने, या फिर जो हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर में कुछ करने या ना करने के लिए बोलता है, किसकी डिज़ायर पे? प्रॉमिसर की। तो सच एन एक्ट और एब्सटिनेंस, यानी कि वो एक्ट करना या उसको ना करने के लिए जो प्रोमिस किया गया उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। यानी कि फॉर एग्जांपल ए ने बी को प्रॉमिस किया कि वो अपनी साइकिल मेरे को बी को बेचेगा, ठीक है। बी ने भी एक्सेप्टेंस ले ली कि ठीक है मैं आपको बेचूंगा, लेकिन उसके बदले में जो बी उसको देगा वो क्या होगा? हमारा कंसिडरेशन, ठीक है। कंसिडरेशन को लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं समथिंग इन रिटर्न, यानी कि लाइक ए बी को कुछ दे रहा है तो उसके बदले में बी उसको जो देगा या जो कुछ भी उसके लिए करेगा उसको हम बोले कंसिडरेशन। मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन मैक्सिम क्विड प्रो क्यू। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लैटिन मैक्सिम है क्विड प्रो क्यू, वहाँ से हमारा कंसिडरेशन का मतलब निकाला गया है। तो क्विड प्रो क्यू का मतलब क्या है? समथिंग इन रिटर्न, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, ठीक है। और सम वैल्यू डेट इज़ गिवन एंड टेकन द पार्टीज परफॉर्म द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि कोई वैल्यू जो कि प्रॉमिस को हमारे परफॉर्म करने के लिए जो भी बदले में दिया जाएगा उसको बोलते हैं समथिंग इन रिटर्न, यानी कि कंसिडरेशन। ओके, नेक्स्ट इज हम टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन। हमारे कंसिडरेशन कितने टाइप्स के होते हैं? हमारे कंसिडरेशंस बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हैज़ डन, डज और डज करके। तो टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन, हमारा सबसे पहला टाइप है प्रेजेंट कंसिडरेशन। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। ये सबसे ईजी है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ए जो है उसने बी को कुछ करने के लिए प्रॉमिस किया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये साइकिल वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ए ने बी को बोला कि मैं अपनी साइकिल बेच रहा हूँ इतने रुपीज़ में, ठीक। अब बी जो है उसने कहा ठीक है मैं आपकी साइकिल ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, इतने रुपीज़ में मैं इसको ख़रीद लूँगा। उसने बदले में कंसिडरेशन भी दी, यानी हाथों हाथ सारी चीज़ें फाइनल हो गई। उधर से उसने साइकिल ली, उधर से उसने कंसिडरेशन दी, सब चीज़ें फाइनल। तो दिस इज़ व्हाट प्रेजेंट कंसिडरेशन, यानी कि चीज़ें हाथों हाथ प्रेजेंट में कंप्लीट होना प्रॉमिस, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज़ फ्यूचर कंसिडरेशन। फ्यूचर कंसिडरेशन का सीधा सीधा मतलब ये है कि एक्ट जो हुआ है वो प्रॉमिस मतलब हो चुका है, और जो कंसिडरेशन है वो फ्यूचर में दी जाएगी, यानी कि व्हेन पार्टीज मेक अ प्रॉमिस दैट द कंसिडरेशन इज़ टू बी परफॉर्म इन द फ्यूचर, यानी कि जो कंसिडरेशन है वो फ्यूचर में दी जाएगी, तब उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर कंसिडरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने बी से प्रॉमिस किया कि वो उसके बर्थडे वाले दिन ये जो कार है वो डिलीवर कर देगा, ठीक है। ये क्या हुआ? सो द नेक्स्ट इज़ फ्यूचर कंसिडरेशन। फ्यूचर कंसिडरेशन का सीधा सीधा मतलब ये है कि एक्ट जो हुआ है वो प्रॉमिस मतलब हो चुका है, और जो कंसिडरेशन है वो फ्यूचर में दी जाएगी, यानी कि व्हेन पार्टीज मेक अ प्रॉमिस दैट द कंसिडरेशन इज़ टू बी परफॉर्म इन द फ्यूचर, यानी कि जो कंसिडरेशन है वो फ्यूचर में दी जाएगी, तब उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर कंसिडरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने बी से प्रॉमिस किया कि वो उसके बर्थडे वाले दिन ये जो कार है वो डिलीवर कर देगा, ठीक है। ये क्या हुआ? ठीक है, तो उसने क्या कहा? उसने कहा मैं पेमेंट अभी कर देता हूँ, ठीक। यानी कि कार की जो पेमेंट है उसने पहले ही कर दी बी ने, लेकिन कार जो डिलीवर होगी वो कब होगी? उसके बर्थडे वाले दिन। तो कंसिडरेशन का परफॉर्म हो रहा है बाद में, प्रॉमिस अभी हुआ है, और जो कंसिडरेशन है वो कब हो रही है? फ्यूचर में। सो दिस इज़ फ्यूचर कंसिडरेशन, ठीक। लास्ट एंड द लास्ट इज पास्ट कंसिडरेशन। इन अ जनरल कॉन्ट्रैक्ट द कंसिडरेशन शुड बी विद द कॉन्ट्रैक्ट। जनरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे, उसमें कंसिडरेशन जो होती है वो हाथों हाथ की जाती है कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि जो हमने पढ़ा था जैसे कि प्रेजेंट कंसिडरेशन में, यानी कि हाथों हाथ कंसिडरेशन हो रही है ना, हाथों हाथ एक्ट भी परफॉर्म हो रहा है। बट इन द पास्ट कंसिडरेशन द एक्ट हैज़ बिन डन ऑलरेडी, यानी कि जो हमारा एक्ट है वो पहले ही हो चुका है, लेकिन जो प्रॉमिस होने से पहले, लेकिन तो जो कंसिडरेशन है हमारी वो एक्ट, पास्ट कंसिडरेशन में जो एक्ट है वो पहले ही हो चुका है बिना किसी प्रॉमिस के, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे पास्ट कंसिडरेशन, यानी कि
फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं इसका एक कि ए ने बी से कोई बिना किसी प्रॉमिस के मतलब कोई इन लोगों के बीच में कोई प्रॉमिस नहीं हुआ था, इसने बी ने उसका पर्स जो है खो गया, यानी कि ए कहीं मार्केट में था या कहीं पर भी था, उसका जो पर्स है वो गुम जाता है, लॉस्ट हो जाता है। तो जो बी है जो कि एक फाइंडर है, वो उसको पर्स लौटा देता है। इन दोनों के बीच में कोई प्रॉमिस नहीं था, नथिंग देयर वाज, लेकिन जो एक्ट है वो बिना प्रॉमिस के पहले ही हो गया। अब जो बाद में जा कर के ए है वो खुश होकर के उसको बदले में कुछ दे देता है, ठीक है, लाइक सम मनी वगैरह, कि ठीक है आपने मेरा पर्स ढूंढ के दिया एंड दिस इज़ द कंसिडरेशन इन रिटर्न ऑफ दैट एक्ट, ठीक। तो ये यहाँ पर क्या हुआ इस सिचुएशन में, जो ए का पर्स खोया, बी ने उसको ढूंढ के दिया जो कि एक फाइंडर था, ठीक। तो यहाँ पे कोई प्रॉमिस नहीं था बट एक्ट हमारा पहले ही हो चुका था, ठीक। तो यहाँ पर उसकी सर्विस के बदले में जो ए उसके लिए कुछ भी बदले में कंसिडरेशन देगी वो बोलेंगे पास्ट कंसिडरेशन, यानी कि एक्ट पहले हो चुका है और जो कंसिडरेशन है वो बाद में होगी। आई होप यू आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज़ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन होने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो पहला है कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर। क्या मतलब है, जो कंसिडरेशन हमारी है वो प्रॉमिसर, यानी कि हमने क्या पढ़ाया था, प्रॉमिसर जो जो हमारा प्रपोज़ल है वो दे रहा है उसको क्या बोलते हैं, प्रॉमिसर, ठीक है। उसकी डिज़ायर पे मूव होनी चाहिए, ठीक। इसका एक केस लॉ है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बैल्डियो, 1881 का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है, जो हमारा एक मार्केट कंस्ट्रक्ट होती है, ठीक है, एक मार्केट कंस्ट्रक्ट होती है, वहाँ पर जो दुर्गा प्रसाद होता है वो एक उस मार्केट में एक दुकान लेता है रेंट पे, ठीक है, एक शॉप खरीदता है। ये जो मार्केट बनी थी ये बनी थी वहाँ के जो कलेक्टर था उसकी डिज़ायर पे, ठीक है। और यहाँ पर जो बलदेव है वो जो है कंस्ट्रक्ट करता है किसकी डिज़ायर पे, कलेक्टर की, मैंने आपको बताया। तो बलदेव जो है वो तो एक तरह से बीच में, उसका कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। तो बलदेव क्या हुआ, तो कमिश्नर हुआ। तो जो बलदेव है वो कलेक्टर की डिज़ायर पर मार्केट क्रिएट करता है, बनाता है, और दुर्गा प्रसाद है वहाँ पर एक मार्केट खरीदता है रेंट पे। अब जो दुर्गा प्रसाद है वो बलदेव को प्रॉमिस करता है कि उसको हर महीने कुछ ऐसे मतलब देते हैं ना किराए के लिए, जो दुकान खरीदते हैं, तो उसको इतना परसेंट वो देगा हर महीने। इन दोनों के बीच में ये प्रॉमिस होता है। बट आगे जाकर के फ्यूचर में जो होता है, बलदेव जो होता है वो देने से उसको मना कर देता है कि मैं ये अमाउंट आपको कंसिडरेशन का नहीं पे करूँगा। फिर केस जाता है तो उसका जो वर्डिक्ट निकलता है वो ये निकलता है कि बलदेव जो है उसका तो कोई इसमें लेना देना है नहीं, क्योंकि जो मार्केट कंस्ट्रक्ट हुई थी वो तो कलेक्टर के कहने पर हुई थी, तो इसने तो जस्ट अपना काम किया, इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं। तो किसकी डिज़ायर पे होना चाहिए, प्रॉमिसर की, यानी कि ये तो प्रॉमिसर हुआ ही नहीं ना, ठीक। समझ में आया। नेक्स्ट इज़ कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम दी प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। ये सारी डेफिनेशंस हमारी जो है हमारी उसकी जो हमें डेफिनेशन दी हुई है क्लॉज डी में उसी से निकाली हुई है। मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसी, यानी कि जो एक्सेप्ट कर रहा है, और एनी अदर पर्सन। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, तो आप प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, ठीक है। जो कंसिडरेशन है वो कहाँ से मूव होनी चाहिए, मूव फ्रॉम द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अभी हम लोगों ने पढ़ा है पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। नेक्स्ट, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट इल्यूशनरी, मतलब कि रियल होनी चाहिए, इल्यूशनरी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, रियल से क्या मतलब है कि कंसिडरेशन में हमने उसको मनी दे दिया, कोई मनी वैल्यू समथिंग लाइक दैट। इल्यूशनरी से मतलब कोई आपसे ये ना कह दे कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा अगर आप मेरे लिए काम करोगे तो, क्योंकि वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो ये तो इल्यूशनरी हो गया। तो जो हमारी कंसिडरेशन है वो रियल होनी चाहिए, ठीक है। इट मस्ट बी लॉफुल होनी चाहिए, हमारे जो कानून है या जो हमारा उसके अगेंस्ट नहीं जानी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर ए ने बी के लिए कुछ काम किया और बी ने बदले में मतलब जो काम किया है वो लाइक ड्रग्स से रिलेटेड है, कंसिडरेशन जो उसको बदले में दे रहे हैं वो ड्रग्स या फिर ऐसी चीज़ों से रिलेटेड है जो कि हमारे कानून में, हमारे लॉ में बैन है या फिर माननीय नहीं है, तो वो जो हमारी है वो अच्छी मतलब सही नहीं होगी, वो लॉफुल नहीं होगी, ठीक है, वो अनलॉफुल हो जाएगा। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, ठीक है। इसका मतलब है जो हमारी कंसिडरेशन है उसको एडिक्वेट होनी चाहिए, मतलब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट इज कंसिडरेशन इज समथिंग विच द प्रोमिसर इज़ नॉट ऑलरेडी बाउंड टू, यानी कंसिडरेशन वो होनी चाहिए जिसमें कि जो हमारा प्रोमिसर है वो ऑलरेडी इसको करने के लिए बाउंड ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बी जो है वो एक पुलिस ऑफिसर है, आप उसके पास जाते हो अपनी एक कंप्लेन लेके कि सर मेरा आप ये काम करवा दीजिए, अगर आप मेरा ये काम करेंगे तो मैं आपको बदले में एक अमाउंट पे करूँगा, ठीक है, लाइक 5,000 या 10,000 रुपये मैं आपको पे करूँगा अगर आप मेरा एक काम कर दोगे। तो यहाँ पर जो कंसिडरेशन है वो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि बी जो है वो ऑलरेडी बाउंड है वो काम करने के लिए विदाउट एनी कंसिडरेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्लॉज ई पर, जो कि हमारा बताता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक। एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। बहुत सिंपल है, स्टार्टिंग से देखते हैं। एक होता है ऑफर यानी कि प्रपोजल, उसमें ऐड होती है हमारी एक्सेप्टेंस, वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस, ठीक है। सो एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, कोई एक या फिर बहुत सारे प्रोमिसेस में जब हम कंसिडरेशन ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। दैट्स सिंपल, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। प्रपोजल में जब उसको एक्सेप्ट होगा तो वो क्या बनेगा, प्रॉमिस, और जब प्रॉमिस में कोई कंसिडरेशन होगी यानी कि प्रॉमिस के बदले आपको कुछ दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। बहुत इजी था। नेक्स्ट इज क्लॉज एफ, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। इसमें क्या है, प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, यानी एक दूसरे के लिए आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के लिए कुछ किया, उसके लिए कुछ काम किया और बदले में बी ने भी उसके लिए कुछ किया, दोनों ने एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन दी, ठीक है। उसने ए ने बी से कार खरीदी तो बी ने कार के बदले में उसको कुछ अमाउंट पे किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ठीक। नेक्स्ट इज वॉइड एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल, जो कि इन्फोर्सिबल नहीं है बाय लॉ, वो क्या कहलाएगा, वॉइड, यानी कि कोई भी एग्रीमेंट जो कि हमारे कानून के द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं है वो हो जाएगा वॉइड एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्लॉज एफ विच इज़ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। देखो इसमें क्या था, नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, तो वॉइड हो जाएगा यानी कि इन्फोर्सिबल नहीं होगा, और अगर इन्फोर्सिबल बाय लॉ है तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब जो मैंने आपको जैसे कि लास्ट लेक्चर में बताया था, जो सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, सॉरी आई एम रियली सो सॉरी, ऑल एग्रीमेंट्स जो होते हैं, सारे एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन सारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है। सारे जितने भी हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं वो आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं, क्यों, क्योंकि जो जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें से कुछ इन्फोर्सिबल होते हैं, कुछ इन्फोर्सिबल नहीं होते हैं। तो जो इन्फोर्सिबल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं और जो इन्फोर्सिबल नहीं होते हैं वो वॉइड बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं, क्योंकि वो एग्रीमेंट की जो इन्फोर्सिबिलिटी वाला जो हमारा टर्म है, जो कंडीशन है, वो उसको फुलफिल करके ही कॉन्ट्रैक्ट बने हैं। इसलिए सारे के सारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज़ वॉइडेबल। अब एक कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है सभी लोगों को कि वॉइड और वॉइडेबल में क्या डिफरेंस है। देखो सिंपल, इसको तोड़ के मैं आपको बताती हूँ। वॉइड यानी कि जो इन्फोर्सिबल नहीं है, प्लस एबल यानी कि मे बी, इसमें कंडीशन आती है कि मे बी, मतलब कि हो सकता है वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जैसे कि जो स्टार्टिंग से ही हमारे इन्फोर्सिबल नहीं होते हैं, जैसे कि माइनर का कॉन्ट्रैक्ट, ये लोग आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे अभी।
कि जो हमारे माइनर होते हैं यानी कि 18 से कम एज वाले, हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उनके साथ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो वॉइड एब इनिशियो यानी कि स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं। बट कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि स्टार्टिंग में तो इन्फोर्सिबल होते हैं, लेकिन आगे जाके वो कुछ ऐसा हो जाता है कि मतलब कंडीशंस कुछ ऐसे आ जाती हैं कि वो ना वॉइड होना पड़ जाता है। यानी कि वो सामने वाली पार्टी के ऊपर है कि वो उसको कंटिन्यू करना चाहता है कि नहीं चाहता। मतलब वो वॉइड भी हो सकते हैं और वो उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फॉर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज़, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया पार्टीज़ के ऊपर है वो कि उसको कंटिन्यू करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर। लेकिन दूसरी वाली पार्टी की इच्छा नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यानी स्टार्टिंग में तो वो इन्फोर्सिबल है लेकिन आगे जाके वो वॉइड हो सकता है, ठीक है। वॉइड एबल यानी वॉइड होने की एबल है वो आगे जा कर के। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्लॉज डी, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? एक कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इन्फोर्सिबल, जो कि इन्फोर्सिबल नहीं हो सकते। दोज आर सीज टू इन्फोर्सिबल बाय लॉ, बिकेम्स वॉइड व्हेन इट सीज टू बी इन्फोर्सिबल, ठीक है। यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स जो आगे जा कर के वॉइड हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल एक दोनों ए और बी के बीच में एक प्रॉमिस किया इन लोगों ने, लाइक कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि दारू से रिलेटेड, लाइक बियर से रिलेटेड के सप्लाई के ऊपर, ठीक है, कि हाँ मैं आपको इतनी सप्लाई इसकी इस दारू की दूंगा। बट आगे जा कर के क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो लिक्वर को बैन कर देती है, ठीक है। आगे जाकर जो हमारी गवर्नमेंट है वो लिकर बैन कर देती है। तो जो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टार्टिंग में तो इन्फोर्सिबल था, ठीक है, लेकिन आगे जाकर के क्या हो जाएगा, ये वॉइड हो गया। क्योंकि अगर ये अब बाद में जाकर के जब, क्योंकि ये बैन हो चुकी है गवर्नमेंट द्वारा, तो ये तो नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो गया। तो अगर ये इसको इन्फोर्स करने की कोशिश करेंगे तो इन्फोर्सिबल नहीं होगा क्योंकि ये वॉइड हो गया, ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ do like, share, comment and subscribe the channel.